अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, असासों की खोज लगाने वाली फर्म ब्रॉडशीट के बरतानवी अदालत से पाकिस्तान के खिलाफ $28 मिलियन से ज़ायद का मुकदमा जीतने पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ब्रॉडशीट की जीत ने नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित कर दिया है और लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स करप्शन के पैसों से नहीं खरीदे गए, ये बिल्कुल ठीक अपार्टमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब एक इंटरव्यू में ब्रॉडशीट के सरबराह ने कहा कि नवाज शरीफ तो झूठ बोल रहे हैं, हमारे हक में फैसले को नवाज शरीफ गलत तौर पर अपनी बेगुनाही से जोड़ रहे हैं। ब्रॉडशीट के सरबराह की तरफ से ये दावा भी किया गया कि नवाज शरीफ ने असासों की तहकीकात रोकने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। ब्रॉडशीट के सरबराह ये समझते हैं कि अगर इमरान खान चाहें तो करप्ट अनासिर के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब भी नैब की मदद कर सकते हैं। अब एक बात पर तो हुकूमत और ब्रॉडशीट मुत्तफिक दिखाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ बेगुनाह साबित नहीं हुए। दूसरी तरफ ये पूछा जा रहा है कि फिर ब्रॉडशीट को जो $28 मिलियन की रकम दी, इसकी क्या वजह है, इतनी बड़ी रकम क्यों अदा की गई? इस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर की जानिब से एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने इस केस का बैकग्राउंड बयान किया, जिसमें शहजाद अकबर ने यह बताया कि सन 2000 में परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में असासों की खोज लगाने वाली कंपनी ब्रॉडशीट के साथ नैब का एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के तहत 200 अफराद की फहरिस्त ब्रॉडशीट को दी गई ताकि उनके बैरून मुल्क जो असासे हैं उनका पता लगाया जा सके। इस मुआहदे के मुताबिक जो भी रकम बरामद होगी उसमें से 20% ब्रॉडशीट को मिलेगा, मगर कुछ अरसे के बाद ये मुआहदा ख़त्म हो गया। उस वक्त की हुकूमत ये समझती थी कि ब्रॉडशीट की जानिब से खातिर ख्वाह मुआवनत फराहम नहीं की गई, जबकि मुआहदा ख़त्म करने के इक़दाम को ब्रॉडशीट सालसी अदालत में ले गई और 20% रकम अदा करने का मुतालबा किया। फिर 2016 में मुसालती अदालत ने ब्रॉडशीट के हक़ में फ़ैसला दिया। फिर इस फैसले के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत ने यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपील दाखिल की। फिर 2020 में अदालत ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दे दिया, मगर ब्रॉडशीट की जानिब से एवनफील्ड अपार्टमेंट पर लंदन की हाई कोर्ट का चार्जिंग ऑर्डर ले लिया। फिर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर के मुताबिक ब्रॉडशीट चार्जिंग ऑर्डर से दस्तबरदार हो गई क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से उनकी वाजिबुल अदा रकम की अदायगी कर दी गई थी। अब हुकूमत ये समझती है कि सारे पूरे मामले को नवाज शरीफ की बेगुनाही से जोड़ना नाइंसाफ़ी है। एक तरफ हुकूमत अपोजिशन को करप्ट साबित करने के लिए एक बयानिया तश्कील दे रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च करने की प्लानिंग कर रही है। अपोजिशन की रावलपिंडी की जानिब मार्च करने के हवाले से DG ISPR ने आज अपनी न्यूज़ ब्रीफिंग में क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। मैं इस हवाले से मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फ़िटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सो फ़ौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फ़ौज का कोई है? एब्सोल्युटली नॉट। अब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ PDM की क़यादत हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को हरफ तनकीद बनाने में मसरूफ़ है। मालाकंड में PDM के जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कठपुतली सेलेक्टेड राज का खात्मा और जमहूरियत बहाल करेंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरे के अज़म का भी इजहार आज किया गया। अब सवाल यह है कि करप्शन और एहतसाब का बयानिया कब तक पाकिस्तान की सियासत का मौजू बना रहेगा, कब तक ये मौजू जो है ना इस पर बहस होती रहेगी। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब। आज आपने ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू के बाद आज आपने जो डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी डिटेल में आपने सब कुछ बताया, जिससे जाहिर है दोनों का मौक़िफ़ तो एक है कि नवाज शरीफ बेगुनाह नहीं है, जिन एवनफील्ड अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं वो लूटी हुई दौलत के हैं। लेकिन नून लीग कहती है कि कुछ साबित तो हो नहीं पाया और जो रकम हुकूमत पाकिस्तान ने अदा की है ब्रॉडशीट को $2,87,00,000 की, वो तो जुर्माने की मद में अदा की है क्योंकि ब्रॉडशीट कुछ साबित नहीं कर पाया नवाज शरीफ साहब के बारे में। तो इतनी बड़ी रकम नंबर एक क्यों अदा की गई है? और फिर जो अपोजिशन नून लीग एक बयानिया ले रही है, एक मौक़िफ़ अपना रही है, अपनी जीत बता रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया शाजिया। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपने सबसे पहले शायद फरमाया, मैं सही सुन नहीं पाया, कि कोई साबित नहीं कर सके,
तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है कानून के बारे में, तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त कन्विक्टेड हैं और उसके साथ साथ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी हैं। ये नून लीग कह रही है विकेट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से हैं और उसका मतलब ये है कि वो सजा याफ्ता हैं और जुर्म साबित हो चुका है। हाँ। दूसरी, जहाँ तक ब्रॉडशीट के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रॉडशीट कुछ साबित नहीं कर पाया, देखिए ये मैं आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि ब्रॉडशीट का मामला आर्बिट्रेशन का ऑल टुगेदर एक सेपरेट इशू था, लेकिन नून लीग ने खामखा उसमें अपने आप को फिर एक दफ़ा जलील करवाने का और अपनी क़यादत को जलील करवाने का सेहरा उठा लिया, जिसका मैं समझता हूँ ड्रॉप सीन यहाँ पे हुआ कि जब उस ब्रॉडशीट के सरबराह का एक बयान भी आ गया और उसने भी कह दिया कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है, बल्कि उसने यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ का कोई नेफ्यू जो है वो आके उनको रिश्वत भी देने की कोशिश करता रहा। तो अगर ये ब्रॉडशीट की वजह से किसी भी किस्म के बयानिए को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बुरी तरह से नाकाम हो गए। दूसरा ये चीज़ है साबित ना करना, मैं पहले कह चुका हूँ, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से हो चुका। और तीसरा जो आपका सवाल है कि ब्रॉडशीट को हम पैसे क्यों दे रहे हैं, हाँ। देखिए मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील से बताया कि पहली तो बात है कि ये पीटीआई की हुकूमत पैसे नहीं दे रही है, ये आम आवाम का टैक्स पेयर का पैसा है। इस तरह के मुख्तलिफ आर्बिट्रेशन थी जिसके अंदर पाकिस्तान पार्टी था, और ये आर्बिट्रेशन भी जो है 2009 में इसका आगाज़ हुआ और 2016 में इस आर्बिट्रेशन में अवार्ड हो गया। 2009 से लेके 2016 को जिस तरह से इस केस को परसू किया गया, 2009 से लेके 2016 के दरमियान और बकौल ब्रॉडशीट के सीईओ के 2012 में उसको कोई रिश्वत देने की भी कोशिश की गई। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जनरल मुशर्रफ के दौर में ब्रॉडशीट के साथ जो मुआहदा हुआ वो मुआहदा ही ठीक नहीं था, उसमें पाकिस्तान के मफादात का ख्याल ही नहीं रखा गया था। जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल उस वक़्त के जो सरबराह हैं नैब से उनसे सवाल होना चाहिए, उस वक़्त के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनसे सवाल होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ मुआहदे के उस मुआहदे में जो चीज़ देखने लायक है वो उस मुआहदे में जो ये शिक थी कि चाहे ब्रॉडशीट कुछ करे ना करे आपको फिर भी उनको कंपनसेशन देनी है रिकवरी की मद में, वो एक बड़ी क्वेश्चनेबल है और उसको देखा जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जब 2009 से इसकी टर्मिनेशन वाला मामला शुरू होता है और आर्बिट्रेशन का मामला शुरू होता है, हाँ। उसके अंदर भी ये बिल्कुल सवाल होना चाहिए कि उस वक़्त के लीगल जो डिपार्टमेंट और लोगों ने इस मुकदमे को कैसे लड़ा। तो ये सिर्फ एक चीज़ जो मुस्लिम लीग नून हर चीज़ में कह देती है कि जी परवेज़ मुशर्रफ, तो परवेज़ मुशर्रफ ने तो एग्रीमेंट साइन नहीं किया। उस वक़्त के जो भी नैब के सरबराह थे और जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनसे बिल्कुल सवाल होना चाहिए। और हमारी जो कैबिनेट की इसके अंदर एक कमेटी भी बनी थी जब ये अवार्ड हो गया उसकी अदायगी के लिए, तो उसमें जो 2-3 सिफारिशात हमने की हैं उसमें से एक शिक ये है कि इस केस में शुरू से लेकर तक इसका पूरी एक तहकीक होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और इस केस में कुछ ऐसे भी मामलात हुए हैं जहाँ पे कुछ पेमेंट्स पहले भी की गई हैं, तो उस मद में भी जो लोग पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनके लेकिन बात यह है शहजाद अकबर साहब, जिन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे नवाज शरीफ को सजा हुई वो तो आज उसी शान और शौकत से उन्हीं अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं जैसे वो पहले रह रहे थे। वो बिल्कुल उसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं। तो ये इसको सज़ा कहेंगी, कैसी सज़ा है? ये तो खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इस सिस्टम पर, उन सज़ाओं पर या उस सज़ा पर जो नवाज शरीफ को दी गई, और जिन अपार्टमेंट्स पर दी गई वो उन्हीं में रह रहे हैं। नहीं, ये सवालिया निशान तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के लिए बनता है, जो यहाँ से शुरू हुए थे कि इन फ्लैटों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर उस फ्लैट सा वो बिल्कुल वो सारा बयानिया करके और आज मफरूर होके। पहले 2-3 चीज़ें अपने नाजरीन को बता दीजिए, अगर आपका इससे कोई इख्तलाफ है तो मुझे बिल्कुल बता दीजिएगा अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ। पहली सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि इश्तिहारी मुजरम और भगोड़े नहीं हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो इस पर अब ये वाला सवालिया निशान तो बहुत बड़ा उस शख्स की क्रेडिबिलिटी के लिए है और उस शख्स की फॉलो करने वाली वो तमाम लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड सियासी कारकुन या जमात कहते हैं उनके लिए भी है
कि या तो आप पाकिस्तान के कानून और आइन को मानते हैं या नहीं मानते हैं। हाँ। अगर आप मानते हैं तो उसी कानून और आइन के तहत बनी हुई अदालतों के फैसलों को भी माने, और अगर आप नहीं मानते तो अपना जो भी मौक़िफ़ है अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नैब अब तक कितनी रिकवरीज करने में कामयाब रहा है, ज़ाहिर है ब्रॉडशीट के साथ तो अब मुआहदा नहीं है, इसके अलावा जो एक मुआहदे की शिक है कि रिकवरी हो या रिकवरी ना हो लेकिन आपको पैसे देने हैं, इस मद में पाकिस्तान कितने पैसे दे चुका है? देखिए, ये तो आप बिल्कुल नैब से सवाल कर सकते हैं और इसके जो डे टू डे है वो नैब ही बेहतर बता सकता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने सेनेट में भी एक तकरीर में ओवरऑल हमारे दौर में जो रिकवरीज हुई वो 389 बिलियन की रिकवरीज हैं जो सिर्फ नैब ने की 2 सालों के अंदर, 2018, 19, 20 और ये। ठीक है, अच्छा, जो ब्रॉडशीट के सरबराह ने कहा कि इमरान खान अगर चाहें तो वो अब भी नैब को हेल्प कर सकते हैं, क्या आपकी हुकूमत ब्रॉडशीट से अभी भी कोई मदद लेना चाहती है इस सिलसिले में? शाजिया, दो चीज़ें हैं। एक तो बड़ी मैं अर्ज़ कर दूं, नैब अपने इंटरनेशनल मुआहदे करने के लिए भी इंडिपेंडेंट है, उसका कानून उसको ये इजाज़त देता है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है तो देखिए, हुकूमत हमारा और स्पेशली जो इसमें अकाउंटेबिलिटी से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं, हम इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उनके जो ऑफिशियल इदारे हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। प्राइवेट इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ होती हैं उनके साथ हमारा कोई माजी का कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ब्रॉडशीट की एग्ज़ाम्पल आपके सामने मौजूद है। फिर वो जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके अंदर किस तरह से चीज़ें ख़राब होती हैं बाद में आके, तो ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। हमें जब भी जहाँ लगेगा कि कोई सब्सटेंशियल चीज़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त कोई इरादा नहीं है कि ब्रॉडशीट ऐसी किसी और तंजीम के साथ मिलके ऐसे किसी मुआहदे पे काम करें। उनकी ऑफर अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए कुछ टेंजिबल चीज़ें होनी चाहिए जो हमें बज़ाहिर इस वक्त नजर नहीं आ रही। हुकूमत कहती है कि आप लोग कहते हैं कि हमारे दौर में नैब की जो रिकवरीज हैं ये ज़्यादा हुई हैं, इस पर आप लोगों पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इस चीज़ को किया जाता है, तनकीद की जाती है कि भाई नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, आप लोग भाई कैसे आप लोग क्रेडिट ले सकते हैं? नैब खुद कार्रवाई करता है, नैब खुद केसेस बनाता है। जब नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है तो आप लोग क्यों क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं? क्यों कहते हैं कि जब से वज़ीर आज़म इमरान खान आए हैं तो नैब जो है वो ज़्यादा रिकवरीज कर रहा है? तो जिससे तासुर भी ये मिलता है और सवाल भी ये उठता है कि नैब को क्या इमरान खान साहब का प्रेशर है? नहीं, देखें, अगर तो 2 चीज़ें हैं शाजिया। एक चीज़ तो सबसे पहले ये है कि हम लोग आके क्यों इसके ऊपर बात करते हैं करप्शन के ऊपर, और क्यों इसके ऊपर आके बात करते हैं के ऊपर मैं बड़ा वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ। पहली तो बात है कि पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इन्हीं करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ इलेक्ट किया है और एक मैंडेट लेके आए हैं एंटी करप्शन और अकाउंटेबिलिटी का, तो हम उस मैंडेट की बात पे बात करते हैं। सेकेंडली, ये कुछ अनासर हैं जो सुबह शाम ये रोना रोते हैं कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और जब भी इनको समन किया जाता है, कोर्ट्स में बुलाया जाता है, अदालतों में बुलाया जाता है। अब नैब जो आपको बुलाया जाता है तो आप 400 लोगों का जत्था लेके अगर आप चले जाते हैं और उसके ऊपर हमला आवर होते हैं और ये इंप्रेशन देते हैं कि जैसे आपकी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो ये बड़ा है कि इनका जवाब दिया जाए और अवाम को बताया जाए कि इनके मुकदमात के मामलात क्या हैं, क्योंकि ये खुद से आके कहते हैं ये आज कहना बंद कर दें इनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सुबह हम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद कर देंगे, ये इदारों पे एतमाद करें। आप उस जमात का बयानिया मुझसे बता रही हैं जो ये हमारी अदालतों के मुसद्दका फैसले नहीं मानते। हाँ। पनामा की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक नवाज शरीफ को एक झूठा और बददियानत शख्स करार दे दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो एक जमात कहती है कि हमारा सरबराह है। उसके बाद वो कॉन्विक्ट हो चुके हैं, सजा याफ्ता हो चुके हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, वो जमात कहती है वो फैसला दुरुस्त नहीं है, और ये वही जमात है जिसने माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला भी किया हुआ है। तो ऐसी जमात को जवाब देना और अवाम को उन हकाइक से आगाह करना बड़ा ज़रूरी है कि इनके असल में मामलात क्या हैं। लेकिन जो आप कहते हैं कि हमारे दौर में रिकवरीज हुई, हम इसका क्रेडिट क्यों लेते हैं, तो हमें उसका क्रेडिट लेना है। उसका क्रेडिट इसलिए देना है कि हमारे दौर में न सिर्फ नैब बल्कि तमाम अकाउंटेबिलिटी के इदारों को वो पॉलिटिकल विल फराहम की गई है, वो मौके दिए गए हैं कि जहाँ पे वो बिला तफरीक अपना काम कर सके। ये रिकवरीज थिन एयर में नहीं हुई, हवा में नहीं हुई, ऐसे ही लोगों से हुई है जो बाअसर है, रसूख वाले थे और जिन्होंने माजी में वसाइल। बड़ी तनकीद होती है एक और चीज़ को लेके, वो ये कि आप बड़े वुज़रा को साथ लेकर बैठते हैं, बड़ी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बड़े बड़े सबूत दिखाते हैं,
लेकिन ऑपोजिशन कहती है भाई 6-6 महीने हम जेलिंग जो है ना वो काट के आते हैं। आप शायद खाकान अब्बासी देख लें, ख्वाजा साद रफ़ीक देख लें, अब ख्वाजा आसिफ जेल में है, शहबाज शरीफ जेल में है। 6-6 महीने साल जेलों में रखने के बाद भी अगर वो छूट जाते हैं तो हम क्या करें उन सबूतों का, क्या करें उन लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो आप लोगों को दिखाते हैं, अवाम को दिखाते हैं, यही आप नैब को दें, नैब प्रोसिक्यूशन मजबूत करे, केस मजबूत बनवाए, तो कैसे ये लोग छूट सकते हैं फिर इतने बड़े बड़े सबूतों के साथ? देखिए शादिया, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपके सवाल में कॉन्ट्रडिक्शन है। पहले आप ये फैसला कर लें कि उनको नैब अरेस्ट कर रहा है या हम कर रहे हैं, और हम कहते हैं जी आप इनको जेल में रखते हैं, तो हम इनको जेल में नहीं रखते हैं। दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो तफ्तीश के लिए अरेस्ट होता है। तफ्तीश होने के बाद जब उसका जुडिशल रिमांड होता है तो जब तक आपका मुकदमा मुकम्मल नहीं होता, ट्रायल नहीं हो जाता, बेल हो सकती है, आपका एक राइट भी है, आपको उसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहता। दूसरी ये चीज़ है कि मुकदमात जहाँ पे अभी आप कहते हैं कि जो मुकदमों में फ़ैसले हो गए कि आप वो फ़ैसले तस्लीम करने को तैयार हैं, जब आपने एक बयानिया बना लिया है कि आप अदालतों को, इस निज़ाम को और इस कानून को नहीं मानते, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और अब जहाँ तक ट्रायल की बात आ जाती है तो ट्रायल भी इसी मुल्क में जो आपका निज़ाम अदल है उसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है। और उसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार ये डायरेक्शन जारी कर रहा है एहतसाब की अदालतों को, आप डे टू डे ट्रायल करें। अच्छा, अब डे टू डे ट्रायल की जब बात आती है तो अभी आप ये देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ पिछले हफ्ते का बता देता हूँ। एक सर्टिफिकेट भिजवा दिया जी कि मेरी टांग में दर्द है, मेरे नाक में दर्द है, मेरे मतलब पेट ठीक नहीं है, मैंने रात को खाना ज़्यादा खा लिया था तो मैं अदालत में सकता, मेरा वकील सुप्रीम कोर्ट चला गया है, वो वहाँ मसरूफ़ है। आपको दरख्वास्त करूंगा, आप निकलवाइए इनकी जो ऑर्डर शीट्स हैं कोर्ट्स के अंदर, किस किस्म के हीले बहाने करके ये डेट्स लेते हैं। प्रोसिक्यूशन भी अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन हर दफ़ा हर चौथे दिन तीसरे दिन आप जब डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं उनके ऊपर भी ज़रा रोशनी डाली जानी चाहिए, उसके ऊपर भी। मुझे ये बताएं शहजाद अकबर साहब, ख्वाजा आसिफ का केस कितना स्ट्रांग है, कितना संजीदा केस है ख्वाजा आसिफ का? देखिए, उस केस में ख्वाजा साहब का बड़ा सीरियस केस है। एक शख्स जो ये कहता है कि जी मैं मुल्क में वज़ीर दाखिला भी हूँ, वज़ीर बिजली पानी भी हूँ, और मैं वज़ीर दिफा भी हूँ, और साथ साथ मैं 22 लाख रुपए महाना पे दुबई की कंपनी में काम भी करता हूँ, और उसके एवज़ ये पैसे हैं और जो मुझे कैश की सूरत में देते हैं। और ये उस केस का सिर्फ एक सेगमेंट है। अभी जो नैब की रिमांड की एप्लीकेशन है उसमें आप देखिए 48 अकाउंट्स का जिक्र किया गया जिसके अंदर कैश की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आपका क्या सवाल करना बनता नहीं है कि वज़ीर दिफा हो एक मुल्क का और वो बैरूनी किसी कंपनी से वो उसको 22 लाख रुपया माहाना तनख्वाह आ रही हो, जो कि दिखाई जा रही है अकामा की में वो एक मनी लॉन्ड्रिंग टूल है। आज तक कोई सबूत फराहम नहीं कर सके ख्वाजा आसिफ साहब कि वो इनको बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई या उस कंपनी ने इनको सैलरी की मद में दी। वो कैश ही इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, और ख्वाजा साहब खुद बता चुके हैं जी को मैं तो कैश में वसूल करता था। यानी कि ख्वाजा साहब हम ये चाहते हैं कि हमारी ये बिलीव कर ले कि दुबई की कंपनी में 22 लाख रुपया कैश पकड़ा दिया जाता है। तो ये अगर छोटे नोट हो तो ख्वाजा साहब से पूछना बनता है कि नैब प्रोसिक्यूशन वीक होती है। देखिए, ये सिर्फ नैब की प्रोसिक्यूशन का मसला नहीं है। प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां वसाइल की कमी होती है, प्रोसिक्यूशन डिफेंस की निस्बत वीक होती है, क्योंकि डिफेंस जो है वो बहुत ताकतवर होता है। नवाज शरीफ साहब के वकला को देख लीजिए, उनके प्रोफाइल को देख लीजिए, उनकी पेइंग कैपेसिटी को देख लीजिए, और सरकार की पेइंग कैपेसिटी को देख लीजिए। आप नवाज साहब का अपना वो है कि उनको वो तो कहते हैं मुझे अब पता चला है वकीलों की इतनी फीसें होती हैं, उसके मुकाबले में जो एक प्रोसिक्यूटर उनका मुकदमा लड़ रहा है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया महाना के ऊपर वो मुलाजमत करता है। ऑफ कोर्स वो दोनों के दरमियान एक फ़र्क है, लेकिन इसके बावजूद उस केस में उनको सज़ा हुई है। तो ये एक डिफरेंस तो है इन दोनों के बीच में, और वसाइल की जंग है, और वो वसाइल की जंग आपको तमाम प्रोसिक्यूशन में नजर आएगी, सिर्फ नैब के मामले में नहीं है। लेकिन उसमें हुकूमत की भी फिर लिमिटेशंस होती हैं कि आप किस हद तक आप देखिए, उस शख्स के लिए तो जिंदगी और मौत का खेल है जो अपना सारी जिंदगी की चोरी बचाने के लिए लड़ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक प्रोसिक्यूटर तो नहीं है, हुकूमत के तो इस वक्त दर्जनों सैकड़ों केसेस हैं जो अदालतों में चल रहे होते हैं, तो वो वसाइल की बात होती है। लेकिन ये जो फ़र्क है ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन का फ़र्क नहीं है, हमारे अदालती निज़ाम का भी इशू है। लोअर जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, ह्यूमन रिसोर्स के मसाइल हैं, और हमें अपने वसाइल के अंदर रह के ही उनको बेहतर करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें पहले हुक्म किया कि 200 से ज़ायद अदालतें की जाएं एहतसाब में, फिर हमने उन्हें बस इकराम अर्ज किया कि जी अगर 200 हम एक साथ बढ़ाते हैं तो उसका ये एक बिल आएगा जो कि
अपने इन वसाइल में स्पेशली कोरोना अफेक्टेड इकॉनमी में नहीं कर सकती, तो हमने 30 एडिशनल कोर्ट्स के साथ काम शुरू किया है और उसमें भी उसको सेटअप करने में, उनके लिए नई जगह बनाने में, नई अदालतें बनाने में भी थोड़ा सा वक्त दरकार है। तो ये तमाम शहजाद अकबर साहब, आखिरी सवाल, अगर नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल होता है तो उनकी वापसी का स्टेटस क्या होगा? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि वो इंग्लैंड में इन्वेस्टमेंट वीज़ा लेना चाहते हैं, फिर सऊदी अरब जो है वो सियासी पनाह देने के लिए तैयार बैठा है, तो क्या उनका वापसी का क्या स्टेटस है? आप लोग तो वापस लाना चाहते हैं नवाज शरीफ को। देखिए, नवाज शरीफ का स्टेटस तो इस वक्त बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। उनका स्टेटस मैं आपको बता देता हूँ, वो मफरूर हैं, इश्तिहारी मुजरिम हैं और आम ज़ुबान में भगोड़े हैं। जो पासपोर्ट की बात है, तो पासपोर्ट एक प्रिविलेज है। एक शख्स जो अदालत से भागा हुआ है, जिसके प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर्स निकले हुए हैं, जब आप पासपोर्ट लेते हैं तो पासपोर्ट लेने के साथ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। सही। मैं जितना कानून को समझता हूँ, मुझे तो करेक्टर सर्टिफिकेट नज़र नहीं आ रहा उनका। तो किस किस्म का करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? आप किसी वीज़ा के लिए जो फॉर्म भरते हैं, शाजिया, आप खुद कभी अमेरिका बरतानिया के वीज़े के फॉर्म भरे होंगे आपने, उस पर खाना होता है, Have you ever been convicted? Yes, yes. तो क्या लिखेंगे नवाज शरीफ साहब? No. Yes. He has to say yes. And if he say yes, he has to write the status of his conviction. मैं तो आज तक ये समझने से कासिर हूँ कि चाहे वो असाइलम की एप्लीकेशन है या नए पासपोर्ट की एप्लीकेशन है या किसी वीज़ा की एप्लीकेशन है, मियाँ साहब फॉर्म क्या भरेंगे? Yes, very very valid question. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुज़श्ता एक दिहाई में पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस थे, इनका जायज़ा पेश किया और दहशतगर्दी की जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों समेत भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडे की असलियत भी एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब की। तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई मुनज़्ज़म स्ट्रक्चर अब मौजूद नहीं है। पहले हमारी तवज्जो साबका फाटा पर थी, अब हमारी तवज्जो बलोचिस्तान पर है। आर्मी चीफ इसी हफ्ते कोयटा का दौरा भी करेंगे। CPAC के मंसूबों के लिए एक नया सिक्योरिटी डिवीज़न बना दिया गया है जो गवादर में है और साथ में साहिली पट्टी की सिक्योरिटी को भी देखा जा रहा है। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था कि साबका फाटा में 1 इंच भी अब ऐसा नहीं है जहां रियासत की रिट कायम ना हो। हम लगातार खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशंस कर रहे हैं। ख़तरात अभी भी हैं, मसाइल ख़त्म नहीं हुए, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में हैं। अफगान सरहद पर लगने वाली बाढ़ के हवाले से तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि हमने ये बाढ़ अपने फ़ौजियों के खून और पसीने की बदौलत लगाई है और किसी की मजाल नहीं कि इस बाढ़ को उखाड़ सके। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ का 83% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि पाक ईरान सरहद पर बाढ़ का 37% काम मुकम्मल किया जा चुका है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कामयाबी के बारे में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि 2020 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% कमी आई है। साल 2020 में 50% से ज़ायद दहशतगर्दी के खतरात को नाकाम बनाया गया है। 2020 में खुदकुश हमलों में 97% कमी आई है। कराची 2014 में क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो 2020 में 103 नंबर पर आ चुका है। कराची के अंदर दहशतगर्दी में 95%, टारगेट किलिंग में 98%, भत्ताखोरी में 99%, जबकि अगवा बराए तावान के वाक़यात में 98% कमी वाक़ हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जाली खबरों के ज़रिए भारत के पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगंडे को भी बेनकाब किया और ये कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान अमन और तरक्की के राह पर गामजन हो। तर्जुमान पाक फ़ौज का ये भी कहना था कि पाकिस्तान के भारत मुखालिफ डोजियर पर आलमी सतह पर इसको संजीदगी से लिया गया है। DGISPR की इस बात का सबूत ये है कि सलामती काउंसिल के अरकान ने भारत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए भारत को अहम कमेटियों का सरबराह बनाने की मुखालिफत की है।
भारत अलकायदा, दाइश पर पाबंदियों, अफगान उमूर, एटमी अदम फैलाव की कमेटियों का सरबराह बनना चाहता था, लेकिन रुकन ममालिक ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। रुकन ममालिक का कहना था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी एजेंडे को बढ़ा सकता है और कमेटियों को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जबकि आलमी इदारा सेहत ने भी कश्मीर को भारत का हिस्सा तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और लद्दाख को भी हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल नहीं किया है। भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद से भारतीय नक्शे में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया था, लेकिन आलमी इदारा सेहत अपनी वेबसाइट पर जारी नक्शे में भारत के इस इकदाम को उसने तस्लीम नहीं किया और जम्मू कश्मीर को अलग से दिखाया है। आलमी इदारा सेहत का ये इकदाम भी कश्मीर से मुतालिक भारतीय मौक़िफ़ की नफ़ी है, जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आर्मी चीफ और DG/ISI से मुलाकात भी हुई है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तर्जुमान पाक फौज की तरफ से। पिछले दिनों हमने देखा दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद मुल्क में ज़ाहिर है एक लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास पैदा हो रहा था। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग्स इस हवाले से कितनी अहम थी कि लोगों को और दुनिया को आकर बताया जाता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या इक़दामात किए और कितनी कामयाबियां हमने हासिल की? शाज़िया, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ ये बड़ी बरवक्त और बड़ी अहम और मुदल्लिल कॉन्फ्रेंस थी, और वो इसलिए भी ज़रूरी थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना तो अपनी जगह पे अपनी कौम को एतमाद में लेना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और कुछ इस तरह का सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जो बलूचिस्तान में 3-4 वाक़यात हुए पिछले 2-3 महीनों में, एक तासुर क्रिएट किया जा रहा था कि शायद दहशतगर्दी वापस लौट आई है, हमारे अदारे उस पर काबू नहीं पा सके हैं। हाँ। और शायद खुदा न खास्ता हालात फिर उसी तरह होने जा रहे हैं जिस तरह आज से 10 साल पहले थे। तो इसलिए पूरी कौम को एतमाद में लेना इंतहाई ज़रूरी था, और उन्होंने यही बताया कि हम अपनी जो सिक्योरिटी रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं उनसे गाफिल नहीं है। फाटा का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां पे फेंसिंग हो चुकी है, एडिशनल फोर्स खड़ी कर दी गई है, वहां पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जारी हैं, और अब हमारा फोकस बलूचिस्तान की तरफ है। यही मैं आपसे पूछने लगी थी। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन चीजें हमारे कंट्रोल में है। तो बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का सवाया और जो इंसर्जेंसी है वहां पर, जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है बलूचिस्तान के लोगों में, रिसेंटली जो मच का वाक़या है, ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए? शाज़िया, चैलेंज इसलिए नहीं है, मैं सिर्फ इसकी वजाहत यूँ कर दूं कि पहली बात यह है बलूचिस्तान में कोई इंसर्जेंसी नहीं है। जो BLA के एलिमेंट हैं जो इस वक्त भागकर अफगानिस्तान में पनाह ली हुए हैं और होस्टाइल एजेंसीज के हाथ में आलाकार बने हुए हैं, वो लोग स्पोरेडिक अटैक्स कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तकरीबन 5 से 6 अटैक पिछले 2 माह में हो चुके हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 40% हिस्सा है। इलाके के एतबार से बड़ा वसी इलाका है, इतना गुंजान आबाद नहीं है, और फिर इस इलाका ऐसा है कि जिसमें पनाहगाहें मिल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे बलूचिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। इसकी भी जब तहकीकात हो जाएंगी तो पता चल जाएगा कि ये वाकया क्या था। इसलिए मैं अभी इस पर क्या राय नहीं करना चाहता, या मुझे जो इंफॉर्मेशन है मैं उसको अभी वक्त से पहले नहीं निकालना चाहता। बात ये है, ये भी इसके भी हालात सामने आ जाएंगे, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान के या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कंट्रोल से बाहर हो। ऐसे वाकयात हो जाते हैं। 22 करोड़ की आबादी है, इतना वसी मुल्क है, इतना बड़ा सूबा है, उसमें अगर 2-4 वाकयात हो जाएं तो यकीनन ये भी नहीं होने चाहिए। कोशिश तो यही है, लेकिन अगर हो जाए तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं। अच्छा जनरल साहब, वहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अब सलामती काउंसिल में जो भारत को अहम कमेटियों के सरबराही नहीं मिली जो भारत चाहता था, अभी मैंने जो अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, क्या ये पाकिस्तान की कोशिशों से आप समझ रहे हैं कि मुमकिन हुआ है? पाकिस्तान भारत को जिस तरीके से पूरी दुनिया में बेनकाब कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो भारत के ख़िलाफ़ जो डोजियर हमने पेश किया, फिर वज़ीर ख़ारजा गाहे बगाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र करते रहते हैं, दुनिया को बताते रहते हैं कि भारत का असल चेहरा क्या है।
तो उसी वजह से दुनिया का भारत से एतमाद उठ रहा है और पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जी यकीनन, देखिए उसमें जो हमारी कामयाबी है वो ये है कि हमने पहली बात यह है कुलभूषण यादव और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिस तरीके से हिंदुस्तान को बेनकाब किया और एक फॉल्स आइडेंटिटी पे एक दहशतगर्द को हमारे मुल्क में भेजने का जो उन्होंने मजमूम काम किया था उसमें उन्हें बेनकाब किया। फिर एक जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट आई है उससे इंडिया बहुत डिस्क्रेडिट हुआ है। फिर हमने जो इंटेलिजेंस कलेक्शन करके जो डोसियर्स बनाए हैं और जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो दहशत गर्दों को फंडिंग हो रही है, जो 66 कैंप अफगानिस्तान में उनके ऑपरेट कर रहे हैं और जो कुछ वो मुल्क के अंदर और जो कुछ कश्मीर में कर रहे हैं, इन तमाम का जो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा शेयरिंग की है उस वजह से हिंदुस्तान बहुत बुरे तरीके से डिस्क्रेडिट हुआ है। और यही वजह है कि अब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी उसको वो पोजीशन या वो मकाम देने को तैयार नहीं है जो जिसका वो ख्वाहां है। और अब पाकिस्तान और चाइना को जिस तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर जगह मिली है उस कमेटी में, ये सब इस बात की गमाजी करती हैं कि हमारा जो एक मौक़िफ़ था कि हिंदुस्तान एक हिंदू इंतहा परस्त रियासत बन चुका है और वो छोटी रियासतों के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और मुदाखलत कर रहा है, उसको ट्रैक्शन मिली है और दुनिया ने इस नैरेटिव को एक्सेप्ट किया है जिसकी वजह से इंडिया डिस्क्रेडिट होता जा रहा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया दिफ्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ जहां महंगाई बढ़ रही है वहीं चीनी की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों और तमाम तर दावों के बावजूद चीनी की कीमत कम नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 90 रुपये फ़ी किलो से 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। अब सवाल यह है कि चीनी महंगी होने की असल वजह है क्या और कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार है कौन। फिर गुज़श्ता साल के चीनी बहरान की बात करें तो उसके बाद अवामी हलकों में बदकिस्मती के साथ एक मुनज़्ज़म कोशिश के तहत ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि चीनी बहरान मसनूई है और उस बहरान को पैदा करने की जो असल ज़िम्मेदार है ये शुगर इंडस्ट्री है। जबकि दूसरी तरफ शुगर इंडस्ट्री चीनी महंगी होने की असल वजूहात अवाम और हुकूमत के सामने लाने की मुसलसल कोशिश कर रही है और हुकूमत को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि शुगर इंडस्ट्री के मसाइल को सुलझाए बगैर इंडस्ट्री को नहीं चलाया जा सकता। शुगर मिल्स एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि केन कमिश्नर पंजाब के गैर ज़रूरी प्रेशर की वजह से क्रशिंग सीज़न वक्त से पहले शुरू करना पड़ा, जिसकी वजह से कच्चे गन्ने की कटाई की गई जो चीनी की मिकदार में, चीनी की पैदावार में कमी का बाइस बनी। शुगर मिल्स एसोसिएशन ये समझती है कि इस बार 3 लाख मेट्रिक टन चीनी कम हासिल होगी। शुगर इंडस्ट्री के मुताबिक हुकूमत ने गन्ने की फ़ी मन कीमत 200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है, लेकिन केन कमिश्नर पंजाब के फ़राइज़ में गफलत बरतने की वजह से गन्ने की जो फ़ी मन कीमत है ये 300 रुपये तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। अब शुगर मिल्स एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि 2016 के बाद से आलमी मंडी में चीनी की कीमत बुलंदतरीन सतह पर है, जबकि मुस्तकबिल में कम से कम 2 साल थाईलैंड और ब्राज़ील में गन्ने की कम पैदावार की वजह से चीनी की पैदावार में वाज़े कमी होगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक पॉलिसी बनाते वक्त किसी भी स्टेज पर शुगर इंडस्ट्री और किसानों को मुशावरती अमल में शामिल नहीं किया जाता और हुकूमत की अपनी नालायकी और गफलत का तमाम तर जो मलबा है ये शुगर इंडस्ट्री पर गिराकर चीनी महंगी होने की जिम्मेदारी शुगर इंडस्ट्री पर डाल दी जाती है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ये समझती है कि किसान और शुगर इंडस्ट्री गाड़ी के 2 पहिए हैं। गाड़ी तभी बेहतर चलेगी जब तवाज़ुन बरकरार होगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन होगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक कि मनफी प्रोपेगंडे की बजाय हुकूमत अगर अपने ही मुकर्रर करदा गन्ने की फ़ीमन इमदादी कीमत 200 रुपये में मिल्स को गन्ने की फरामी को यकीनी बनाए
ताकि आवाम को सस्ती चीनी मिल सके। अब सवाल ये है कि केन कमिश्नर पंजाब अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं पूरी कर रहे, क्यों इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत नहीं की जा रही है, किस तरीके से हुकूमत किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए शुगर इंडस्ट्री को भी फलने फूलने का मौका फराहम कर सकती है। इस पर मैं डिटेल में बात करूँगी। मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ज़ाहिर है एक आम आवाम तो यही जानना चाहती है ना कि चीनी महंगी क्यों हुई है। ज़ाहिर है उनकी आमदनी तो बढ़ती नहीं है, रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ जाती है। चीनी क्यों 100 रुपये किलो तक पहुँच गई है? 100 तो अभी नहीं पहुँची, लेकिन बड़े स्टोर्स पे पहुँची है। और अब जो बड़े महंगे स्टोर हैं शायद वो 100 पे भी हो। लेकिन बात यह है कि जब हुकूमत ने 200 रुपये मन इमदादी कीमत मुकर्रर की और जिसके ऊपर शुगर इंडस्ट्री ने अपना सीज़न स्टार्ट भी किया, हाँ। लेकिन हुआ ये कि जितने ये मिडल मैन है और आड़ती किस्म के जो गन्ने के कारोबार में हैं, वो यहाँ से गन्ना उठाते हैं, सिंध ले जाते हैं या किसी और जगह पे, उन्होंने उनकी यलगार होगी और वो पंजाब में आग कूद पड़े। हमने फ़ौरन केन कमिश्नर साहब को भी और हुकूमत को इतला किया कि ये जो मिडल मैन बीच में आ गए हैं इनको ना आने दें। ये जो रॉ मटेरियल प्राइस है गन्ना, उसको कीमत इतनी बढ़ा देंगे हाँ। कि ये हमारे से बेकाबू हो जाएगी। सही। लेकिन क्या हुआ कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। केन कमिश्नर साहब को मुतअद्दिद बार हमने बताया, बहुत दफ़ा। अच्छा। आखिर वो गए भी तो दौरा किया और वहाँ पे जो मिडल मैन है उन्होंने नारे शारे लगाए और नारे लगा के ये वापस आ गए और किया कुछ भी नहीं। सही। अगर लेटर भी लिखा तो कोई इस तरीके से कि किसी को फॉलो अप नहीं किया, पुश नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती है। मुझे ये बताएं कि क्रशिंग सीज़न को वक्त से पहले क्यों शुरू किया गया? आप लोगों से मुशावरत नहीं की गई, आप लोगों ने मशवरा नहीं दिया, क्या टाइम का पता नहीं था? वजह क्या थी कि क्रशिंग सीज़न को मुकर्ररा वक्त से पहले शुरू किया? हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने मीटिंग बुलाई, जिसमें शहजाद अकबर साहब भी थे, हम भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी और केन कमिश्नर साहब भी थे और PSMA के हम 3-4 लोग हैं। उसमें उन्होंने ये पूछा कि आप कब सीज़न चलाना चाहते हैं। हमने उनको ये बताया कि सीज़न हम चलाना चाहते हैं, आप उस वक्त देखें जब गन्ने की मैच्योरिटी हो। हाँ। उन्होंने फिर एक टेक्निकल कमेटी बना दी। टेक्निकल कमेटी में कोई एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स और जो लोग इन रिकवरी पे काम करते हैं कि गन्ना मैच्योर हुआ है, वो सजेस्ट करेंगे इसको। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी जो मीटिंग होगी आपको भी बुलाएंगे, आप डिस्कस करेंगे। ठीक। अगले दिन मीटिंग हुई, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं। अच्छा। और वो मीटिंग करके उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी वो मैंने जो सुना है कि 24-25 तारीख के बाद उन्होंने कहा चलाएं, उससे पहले ना चलाएं, सीजन से नहीं चलना चाहिए। अच्छा, एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि आप इससे पहले नहीं चलाएं। तो अब हम लेटर लिख रहे हैं कि जी हमें बुलाएं, आपसे डिस्कस करें, किसी ने नहीं बुलाया। लेकिन उधर फैसला हो चुका था। फैसला उसके बाद हुआ। अच्छा। लेकिन फैसला हमें टीवी से पता चला। अच्छा। कि इन्होंने कहा है जी कि 10 तारीख को साउथ पंजाब और 15 तारीख को मिडिल पंजाब जो है क्रशिंग करेगा। सॉरी 10 नवंबर। हाँ जी। और 15 नवंबर। अब जब ये फैसला आ गया तो हम तो बड़े परेशान हुए कि ये फैसला किस तरीके से आ गया, क्योंकि हमसे तो मुशावरत नहीं की, ना हमसे की, ना किसानों से की, ना किसी से की, और उन्होंने एक अपना फ़ैसला कर दिया। गालिबन शायद हुकूमत सोच रही थी कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल करें या क्या, वो हमें मशावरत कर लेते हैं, हम उनको ज़्यादा बेहतर मशवरा देते हैं। तो क्या यही वजह जो कहा जा रहा है कि 3 लाख मेट्रिक टन कम कीमत में, कम मिकदार में जो है ना इस बार चीनी प्रोड्यूस होगी, इसकी यही वजह है कि ज़ाहिर है गन्ना मैच्योर नहीं था, वो जो मिकदार मिलनी चाहिए थी, जो कि रिकवरी होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जब इन्होंने ऐलान कर दिया फिर हम गए इस्लामाबाद भी, हमाद साहब को मिले, हमने कहा जी 3 लाख टन कम बनेगी, जो आपका गवर्नमेंट का है हम उस पर बिल्कुल करने को तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो नुकसान होगा वो आपके सामने है। तो उन्होंने कहा नहीं आप मिलें तो चलाएं, तो फिर उसके बाद देखेंगे। बहरहाल हमने मिलें चला दी और साथ साथ हम बताते रहे। हुकूमत इतनी उजलत में क्यों थी? चीनी कम थी, वो इंपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्या खदशा क्या था, इतनी उजलत क्यों दिखाई? हुकूमत ने, हमने उनको जून जुलाई में कहा था जी कि 3 लाख टन आप चीनी मंगवा लें। PSMA ने मशवरा दिया था कि जो चीनी अक्टूबर में आ जाए और अक्टूबर के एंड तक वो कंज्यूम हो जाएगी, नवंबर में हम सीज़न चलाएंगे तो एक अच्छा बैलेंस हो जाएगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा जिसमें हमारी चीनी भी बिकती जाए और गन्ने के काश्तकारों को दायगियाँ भी होती जाएं। लेकिन वो 3 लाख टन जो अक्टूबर में आनी थी वो नवंबर तक आती रही
और उन्होंने उस पर कोई नहीं मैं उसको कंट्रोल कर सके। सही। और फिर जो सीज़न चला तो वो आपके सामने ही है, रिकवरी भी कम थी, गन्ने के रेट भी बढ़ गए, और जो गन्ने के रेट बढ़े उसमें तो हम समझते हैं कि केन कमिश्नर पंजाब साहब जो है ये इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये इजाज़त मांगी थी कि रॉ शुगर इंपोर्ट करने की आप हमें इजाज़त दे दें? हमने इनको बिल्कुल आज से कोई 3-4 माह हमने कहा था, फेडरल गवर्नमेंट में जो हमारी मीटिंग हुई शुगर एडवाइजरी कमेटी की, तो उसमें हमने सजेस्ट किया कि आप वाइट के मंगाने के बजाय रॉ मंगाएं, वो सस्ती भी होगी। उसको आप रिफ़ाइन करते, अगर इजाज़त मिलती यहाँ आती रॉ, फिर आप उसको रिफ़ाइन करते तो प्राइस क्या होती? प्राइस उसकी जो एंड आ रही थी वो करने के बाद वो 90 रुपीज़ आ रही थी, जो हमने अभी देखी है। उस वक्त तो कम थी लेकिन अब 90 आ रही है। तो हमने इनको कहा है कि तजवीज़ दे रहे हैं इस आपके प्रोग्राम के तवसत से भी कि आप वो 3 लाख टन हम मंगवा दें, सब मिलों को कि कोटा दे दें, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, हम उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके जो चीनी बनेगी उस पर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स छोड़ दे। अच्छा। और ये चीनी जितनी है हम यूटिलिटी स्टोर्स को दे देते हैं, वो ले लें, और जो हमारी कॉस्ट आती है उस पर हम देने को तैयार है। ये भी हमारी गवर्नमेंट को एक उनकी मदद भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, ताकि कॉमन मैन के लिए, गरीब आदमी जो है उसके लिए महंगाई का असर ना आए। सही। अच्छा, दोनों तरफ से वैसे तो मौके पाना ज़रूरी है। अब अखबारात में पैरेलल इश्तिहारात चल रहे हैं, एक तरफ शुगर मिल्स एसोसिएशन के इश्तिहारात लग रहे हैं, दूसरी तरफ किसान जो है वो इश्तिहार लगा रहा है। अब वो कहते हैं कि अगर आप लोग 300 रुपये में भी ख़रीदे ना, तो भी जो चीनी की प्राइस है ना वो 80-85 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये तो 200 ख़रीद के तो ये तो 100 तक पहुंच गई है, ये तो आवाम को लूट है। और ये जो शुगर माफिया है, वो तो नाम है इसको शुगर माफिया का देते हैं कि आप तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ये माफिया का जो नाम है, हाँ। अगर ये भी देखें तो ये शौकत अजीज़ साहब को इंडिया वालों ने दिया था। अच्छा। और ये भारत पाकिस्तान की इंडस्ट्री और उसमें जो लोग इकॉनमी में अपना एक रोल प्ले करते हैं, उनको माफिया का नाम दे के, और वो अभी तक चली जा रहा है, लोगों की ज़ुबान पे चढ़ के। ये हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। अब जो किसान कहते हैं कि जी इनकी कॉस्ट जो है वो इतनी कम है या ज़्यादा, अगर हम कहें कि किसानों की जो इनपुट्स वगैरह डाल के 100 रुपये आती है जी, 100 रुपये पे गन्ना बेचे, वो कहते हैं 400 रुपये खाद की बोरी महंगी हो गई है। तो हमारी भी तो गन्ना महंगा हो गया है। 1 किलो चीनी में 85% जो उसके कॉस्ट है वो गन्ने वो भी अच्छा उन्होंने लिख के बताया। अच्छी बात है, आपने कॉस्ट की बात कर दी है। अभी जो इश्तिहार छापा हुआ है किसानों की तरफ से, वो कहते हैं कि 100 मन गन्ने की जो मौजूदा कीमत है ये बनती है 24,000 रुपये। ये मैं उनका बता रही हूँ आपको। फिर इससे जो चीनी, बकास, मड और शीरा बनता है, इसमें इस पे पैसे बनते हैं जी 59,450 रुपये। अब फ़र्क कितना हुआ? 35,450 रुपये का। ये आप कमा रहे हैं, अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि इसकी प्राइस कम होनी चाहिए। अभी तो आप देखें कि हमारी 0.75 इंडस्ट्री की रिकवरी कम जा रही है पिछले सालों के मुकाबले में। हाँ। जो उसको आप देखें तो करोड़ों रुपए में बनती है, जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। हाँ। तो कॉस्ट हमारी इतनी चढ़ गई है, और उसके बाद जो गन्ना है वो आसमान पे बातें कर रहा है। हमारी तो उसको 200 रुपये मन में नहीं मिल रहा। नहीं, 200 कहाँ जी, अभी तो 300 से ऊपर चला गया रेट, 315 या 20 पे चला गया। अभी आप 315 पे ले रहे हैं। 15 पे ले वो कहते हैं इस पे भी आप लें तो 80-85 से ज़्यादा नहीं बिकनी चाहिए चीनी। वो तो खैर उनकी बातें हैं करने वाली। आप देखें, मैं कहूँ जी तुम्हारा 50 रुपये मन गन्ना है, तुम उस पर बेचो हमें, तो ये बात तो नहीं है ना। वो उनकी कॉस्ट अपनी है, हमारी अपनी है। उनको हमारा तो नहीं पता कि एक मिल चीनी बनाने में क्या उसकी कॉस्ट आती है। तो हम किसान भाइयों को भी ये नहीं चाहते उनको कोई नुकसान हो, लेकिन एटलीस्ट कोई रीजनेबल होना चाहिए। मेरे ख्याल ये तो जिन लोगों ने इश्तिहार दिए हैं ये भी को प्लांटेड लगते हैं। किसी इश्तिहार तो आप लोगों के भी छपे हुए हैं, ये एक अखबार में पैरेलल इश्तिहार छपे हुए हैं। आप लोगों की अपनी प्राइस है, तो बंदा आम तो नहीं समझ सकती ना कि शुगर मिल्स वाले सच बोल रहे हैं या किसान जो है वो सच बोल रहे हैं। हमने तो कह रहे हैं GIT बना दें। नहीं, GIT का तो इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, कौन सी किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी। बात यह है कि इसके होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, जो मार्केट में प्रोफेशनल्स कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है। हमने तो हमारे साहब को मशवरा दिया है कि आप कॉस्ट हमारी भी निकाल लें, ज़िम्मेदार की भी निकाल लें, और कॉस्ट दे के जो उसमें कुछ प्रॉफिट देना है थोड़ा सा वो दे के उस पर प्राइस रख लें। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये बात कहना कि जी इतनी है, हम उनकी बोले आपकी इतनी है, तो इससे कोई तुक नहीं बनता। तो प्राइसेस कोई रेगुलेट क्यों नहीं किया जाता? किसने करना होता है रेगुलेट प्राइसेस को? असल में ये जो अब गन्ने की कीमत और सारा जो है ये सपोर्ट प्राइस शुरू हुई थी जब मुल्क में राशनिंग सिस्टम था।
उस वक्त गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि ये गन्ने की कीमत है। आप देखिए किसी और फसल की किसी की कोई कीमत नहीं है सिवाय गन्ने की। वो कहती थी कि ये आपकी कॉस्ट है, ये इस पे आपने करना है, और कॉस्ट करके इतने पे गवर्नमेंट चीनी उठा लेती थी। हम उठाते थे, 10 दिन में जिम्मेदारों को पेमेंट क्लियर हो जाती थी। अब जब गवर्नमेंट ने जो चीनी है उसको फ्री मार्केट पे छोड़ दिया और गन्ने को रेगुलेट करते हैं, या तो दोनों को छोड़ दें या दोनों को पकड़ लें, दोनों को ओपन कर दें, दोनों को ओपन कर दें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। सही। और इसको आप बेशक इंटरनेशनल मार्केट से लिंक कर लें, कुछ कर लें, मतलब एटलीस्ट हम चाहते हैं कि अगर सरप्लस कल कोई चीनी हो तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, मुल्क के लिए उसका ज़र में बदला है। लेकिन ये जो इस वक्त हुआ है, इस वक्त आप देखें लो रिकवरी पे हमने क्रशिंग स्टार्ट की है, और जब हाई रिकवरी होगी हम मिलें बंद कर देंगे, गन्ना खत्म हो जाएगा, गन्ना खत्म हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा मैं समझता हूँ, तो ना सिर्फ हमारा बल्कि मुल्क का नुकसान है। 3 लाख मेट्रिक टन ये गन्ने इसका चीनी का ये जो गैप आएगा, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर इंपोर्ट करेंगे, फिर महंगी और महंगी मिलेगी। इंपोर्ट करेंगे तो वो भी आपको 90 और 100 से ऊपर चली जाएगी, 100 से ऊपर मिलेगी। तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि जो भी डिसीजंस करने हैं वो बर वक्त किया करें, स्टेक होल्डर्स को शामिल किया करें, मशवरा किया करें। हम भी पाकिस्तानी हैं, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हम नहीं चाहते कि अवाम के लिए या गवर्नमेंट के लिए कोई मसला हो, हम गवर्नमेंट की मदद करना चाहते हैं। ये मसाइल आपको इसी हुकूमत में आ रही हैं, पहली हुकूमतों में भी आते रहे हैं मसाइल आपको, मुशावरत ना करने के और अपनी मर्जी से प्राइजेस को रेगुलेट? मुशावरत तो पिछली हुकूमतें तो कुछ ना कुछ करती रही हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत अच्छी मुशावरत रही हमारी, और जितनी भी आई है उसमें मुशावरत होती रही है। लेकिन जो इस हुकूमत में ये प्रॉब्लम है कि ये मुशावरत नहीं करते। स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, गन्ने वालों को बुलाएं, हमें बुलाएं, दोनों की बातें सुन के जो कंसेंसस है, जो मुल्क के लिए बेहतर है वो फैसला करें। इस हुकूमत लेकिन कॉस्ट तो निकालें ना कम से कम आप सब। सही। तो आप ये कह रहे हैं ये हुकूमत नाअहल है, ना तजुर्बाकार है, इनको पता नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन आप देखें वो लोग इनके साथ बैठे हुए हैं जो पिछली हुकूमतों में बैठे हुए हैं। अब खुसरो बख्तियार क्या उनकी मिलने नहीं है? जो इनके इत्तेहादी बैठे हुए हैं क्या उनकी मिलने नहीं है? तो बात यह है कि नाअहली है या ना तजुर्बाकारी आप इसको कहेंगे? मैं तो नहीं कह सकता, बिकॉज हुकूमत चल रही है और उसमें ना तजर्बाकारी हो सकती है कि उनके पास जो लोग हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हम उनकी हेल्प करने को तैयार हैं और बड़े दानिस्ता तौर पे हम उनको एक अच्छी नीयत के साथ उनका मशवरा देंगे। बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में हमारे यहाँ इसकी पैदावार क्यों कम है गन्ने की? आप ये देखें जी कि हमारी 1970s में पाकिस्तान की 750 मन थी और इंडिया की भी 750 थी। आज हम आ गए 450 पे, हम नीचे आ गए हैं और इंडिया 1200 पे पहुँच गया। क्या वजह है इसकी? इसलिए कि यहाँ रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं वही प्रॉपर नहीं चल रहे। अभी एक शुगर रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड एक बना हुआ है जिसको अगर देखें 2 साल से हो गया, बोर्ड ही डिसफंक्शनल है। PSMA के चेयरमैन उसका चेयरमैन बनता है, वो अभी तक किसी ने बनाया ही नहीं। लिस्ट हम भेज रहे हैं एग्रीकल्चर वालों को, आगे कोई चीज़ उसकी सुनवाई नहीं हो रही, आगे कोई मूवमेंट ही नहीं है, उधर का उधर बंद पड़ा हुआ है। मैंने जब ये बनाया था, चौधरी परवेज़ इलाही जब चीफ मिनिस्टर थे, तो मैंने ये मूवमेंट इसकी मूव किया था कि हम ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पे इशारा करें। ऑस्ट्रेलिया हम गए, ऑस्ट्रेलियंस को मैंने 2 साल लग के मनाया, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसको वो चलाएं ताकि हमारा डिजीज़ फ्री केन हो, यील्ड बढ़े और इसमें शुगर कंटेंट्स बढ़े। आप अगर देखें तो इंडिया में 12 रिकवरी जा रही है, हम 8, 9 पे 10 पे चल रहे हैं। आपके जो इश्तिहार है उसमें 13, 14, 15 लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये नहीं पता कि ये कौन से मुल्क की रिकवरी ला रहे हैं कि किसी मुल्क में भी इस तरह नहीं है। तो ये तो ऐसे ही है, दूसरे के बर्तन में ज़्यादा नजर आता है। आखिरी सवाल, चीनी महंगी होने में ज़ख़ीरा अंदोज़ी कितना बड़ा फैक्टर है? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी कुछ होंगे लोग, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ उस तरह नहीं है। लेकिन ट्रेडर्स है, दुकानदार है, अगर उन्हें बेचना है तो वो चीनी को 2-3 ट्रक रखेंगे तो फिर 10-10 बोरियां करके पिछले साल जो बहरान हुआ था, आप एग्री करते हैं कि मसनूई बहरान था या वाकई कमी थी? नहीं, कमी थी। अच्छा। लेकिन जिस तरीके से हैंडल किया गया वो गलत था। बिकॉज इन्होंने एक ट्रॉला आ रहा है, उसके पीछे पुलिस लग जाती थी, कहते थे ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, वो कहता जी मैं तो मार्केट में लेके जा रहा हूँ, उसको भी पकड़ लेते थे, उसकी चीनी भी जब्त हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें जो है, मेरा ख्याल है कि जो लोग हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं, वो मशवरे देने वाले जो है उनको मेरा ख्याल है कि सिंसेरिटी से मशवरा देना चाहिए, या उनको पता यकीनन जो मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे कुछ लोग
किसानों की तरफ से वो कह रहे होंगे कि हमारा भी मौक़िफ़ लिया जाए, तो मैं चाहूँगी कि अगला प्रोग्राम मैं आपको भी लूँ और आपके साथ किसानों का भी एक मैं नुमाइंदा बिठाऊँ ताकि वो एक बैलेंस हो जाए, उनका भी मौक़िफ़ आ जाए और आपका भी मौक़िफ़ आ जाए और आवाम के सामने न्यूट्रल चीज़ें जाएं। मकसद यही है अपने मुल्क की बेहतरी करनी, बिल्कुल सही, और कोई ऐसा मकसद नहीं है कोई जो नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी ज़का अशरफ साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।